हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम जीव विज्ञान चैप्टर जो है जैव प्रक्रम में रुधिर की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले के वीडियो में हमने परिसंचरण किसे कहते हैं तथा परिसंचरण तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, खुला परिसंचरण तंत्र तथा बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में हमने अंतर बताया था और उसके उदाहरण भी दिए थे। आज हम पढ़ेंगे कि रुधिर की संरचना कैसी होती है, रुधिर क्या है। तो रुधिर सबसे पहले समझेंगे। रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। हमारे शरीर में ऊतकों में दो ही प्रकार के तरल संयोजी ऊतक पाए जाते हैं। प्रश्न पूछ भी देता है हाई स्कूल में कि किन्हीं दो तरल संयोजी ऊतक के नाम लिखिए। तो दो ही है तरल संयोजी ऊतक में, रुधिर और लसिका, यानी ब्लड एंड लिम्फ। तो ब्लड क्या होता है, सबसे पहले रुधिर के विषय में जानेंगे। तो ब्लड हमारा जो है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मध्य जनन स्तर, भ्रूण के मध्य जनन स्तर, जिसे मीजोडर्म कहते हैं, से होती है। यानी रुधिर तो एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी उत्पत्ति भ्रूण के मीजोडर्म से होती है। और भ्रूण में देखेंगे कि यह जल से कुछ भारी, यानी रुधिर जो होता है जिसे रक्त कहते हैं, यह जल से कुछ भारी होता है, अर्थात 1.04 से 1.07 चिपचिपा स्वाद में नमकीन होता है। यानी यह जल से कुछ भारी होता है, अर्थात इसका वजन जो है 1.0, घनत्व जो है जल का घनत्व यानी रुधिर का घनत्व जो है 1.04 से 1, ठीक है। तो यह यानी बताए कि रुधिर एक चिपचिपा पदार्थ है, यह स्वाद में नमकीन होता है, हल्का क्षारी होता है, जिसका पीएच जो है 7.3 से लेकर के 7.5 तक होता है। और यह एक पारदर्शी जो है तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा जो है 7 से 8% होती है। मानव शरीर में रुधिर की मात्रा 7 से 8% तक होती है। अतः एक व्यक्ति जो है 70 केजी का व्यक्ति हो, औसतन मनुष्य में 50 से 70 का लिया जाता है, तो 70 केजी यानी किलोग्राम का यदि कोई व्यक्ति है तो उसके शरीर में औसतन रुधिर जो है 5 से 6 लीटर तक होता है। 70 किलोग्राम वजन वाले मनुष्य के शरीर में रुधिर जो है 5 से 6 लीटर तक होता है। ठीक उसी प्रकार से इससे कुछ कम जो है स्त्रियों में लगभग रुधिर जो है 4 से 5 लीटर तक होता है। तो रुधिर में देखेंगे, रुधिर में की बनावट जो है प्लाज्मा, रुधिर के दो भाग होते हैं, रुधिर यानी ब्लड, हिंदी में रुधिर कहते हैं, संस्कृत में इसे रक्त कहते हैं तथा उर्दू में इसे खून कहते हैं। तो रुधिर को अनेक नामों से जाना जाता है। उर्दू में खून, हिंदी में रुधिर और संस्कृत में रक्त तथा अंग्रेजी में इसे ब्लड कहते हैं। तो देखेंगे तो रुधिर के दो भाग हैं, एक होता है प्लाज्मा तथा दूसरा होता है रुधिर कणिकाएं। रुधिर के दो भाग प्लाज्मा तथा रुधिर कणिकाएं। तो रुधिर का लगभग जो है 40 से 45% भाग आपका रुधिर का प्लाज्मा होता है, शेष 60% तक जो है हमारा रुधिर कणिकाएं होती है। 40 से 45% प्लाज्मा और 55 से 60% तक हमारा रुधिर कणिकाएं होती है। और अकेले प्लाज्मा में 90 से 92% जल होता है, शेष जो है
कार्बनिक, अकार्बनिक तथा कार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, जिसे रुधिर घुलनशील अवस्था में पाया जाता है, इसलिए रुधिर को तरल संयोजी ऊतक कहते हैं। अब ये रुधिर को देखें तो रुधिर 3 प्रकार के होते हैं। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है। रुधिर कणिकाएं कितनी प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। तो रुधिर कणिकाएं, ब्लड कार्पिल्स, यानी रुधिर कणिकाएं जो है 3 प्रकार की होती है। पहले को कहते हैं लाल, पहला जो है लाल रुधिर कणिकाएं, जिसे आरबीसी भी कहते हैं, आरबीसी। और दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, WBC, इसे कहते हैं WBC। और तीसरा होता है बिंबाणु या रुधिर प्लेटलेट्स, रुधिर प्लेटलेट्स। रुधिर कणिकाएं 3 प्रकार की होती है, लाल रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं और रुधिर प्लेटलेट्स। लाल रुधिर कणिकाएं को शॉर्ट में आरबीसी, श्वेत रुधिर कणिकाओं को WBC और रुधिर प्लेटलेट्स। तो देखेंगे लाल रुधिर कणिकाएं जो होती हैं ये चिपचिपी होती है और इनका जीवन काल जो है 100 से 120 दिन तक, अर्थात जनरली जो है जीके में जब पूछता है तो 120 दिन तक इनका जीवन काल होता है। लाल रुधिराणुओं का जीवन काल 120 दिन तक होता है, जबकि श्वेत रुधिराणुओं का काल जो है 2 से 3 दिन तक होता है, क्योंकि श्वेत रुधिराणु ही हमारे शरीर में गार्ड्स का कार्य करती हैं, यानी चौकीदारी का काम करती हैं। अनेक प्रकार के रोगाणुओं से लड़ती हैं और लड़ते लड़ते स्वयं को जो है उस लड़ाई में अपने आप को न्यौछावर कर देती हैं और मर जाती हैं, या शरीर की हमारा रोगाणुओं में प्रवेश करने से रक्षा करते हुए जीवित भी रहती हैं। तो ये हमारे गार्ड्स हैं, प्रहरी हैं, जो हमारे शरीर में प्रवेश करने वाले रोगाणुओं से रक्षा करती हैं और रक्षा करते हुए मर जाती हैं। इसलिए इनका हमेशा काम जो है गार्ड्स का होता है, लड़ाई करने का काम होता है, रोगाणुओं से लड़ने का काम होता है और स्वयं लड़ते लड़ते ये मर जाती हैं, और इसीलिए इनका काम जो है 2 से 3 दिन तक होता है। रुधिर प्लेटलेट्स का हमारे शरीर में बड़ा ही महत्व है। जब हमारे शरीर में कहीं कट पिट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी माध्यम से हमारे कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, उत्तक कट पिट जाते हैं, तो रुधिर हमारे शरीर से बाहर निकलता है। तो यदि रुधिर प्लेटलेट्स इसमें है तो वह जो है वायु के संपर्क में आने पर तुरंत क्लॉटिंग कर देता है। तो हम रुधिर कणिकाओं के बारे में इसमें जो है इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि इसका डिटेल अध्ययन करना है। रुधिर कणिकाओं का संरचना कैसे होती है, श्वेत रुधिराणु का, लाल रुधिराणु का, रुधिर प्लेटलेट की संरचना पढ़ना है, अलग अलग फंक्शन पढ़ना है। तो इस पार्ट में जो वीडियो के केवल हम रुधिर कणिकाओं के 3 भाग मान करके चलिए पढ़े, उसके बाद हमको विशेष रूप से अध्ययन करना है। इसमें हमारे पार्ट में जो है, इस पार्ट में जो है हमको मतलब है रुधिर के कार्य से, फंक्शंस ऑफ ब्लड, रुधिर के कौन कौन से कार्य हैं। तो सबसे पहले है कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना, यानी लाल रुधिर कणिकाएं जो है ऑक्सीजन का जो है परिवहन करने का कार्य करती हैं। तो यह ऑक्सीजन ही नहीं, यह कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करती है। तो यह हमारे फेफड़े से ऑक्सीजन को साथ संयुक्त होकर के, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर के ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है, और वहाँ से रुधिर जो है हमारे हृदय में आ जाता है। हृदय से वाहिनियों द्वारा जो है शरीर के विभिन्न भागों में भेज दिया जाता है, और वह रुधिर में उपस्थित ऑक्सीजन जो है ऑक्सीडेशन क्रिया में भाग लेता है, और ऑक्सीडेशन क्रिया के फलस्वरूप वह ऑक्सीजन CO2 में कन्वर्ट हो जाता है। पुनः लाल रुधिर कणिकाएं वहाँ से जो है
कार्बन डाइऑक्साइड को CO2 से संयुक्त होकर के कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और यह लाल रुधिर कणिकाएं हृदय में लाती है, हृदय से पुनः फेफड़े में आ जाता है। अर्थात हीमोग्लोबिन जो लाल रुधिर कणिकाएं होती हैं उसमें हीमोग्लोबिन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन के माध्यम से ही जो है ऑक्सीजन का परिवहन होता है। तो यह रुधिर कणिकाएं जो ऑक्सीजन का परिवहन करती है, रुधिर कणिकाओं के माध्यम से ही, रुधिर के माध्यम से ही पोषक पदार्थों का परिवहन होता है। पाचन तंत्र में जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं, भोजन का पाचन हो जाता है तो छोटी आंत के रसांकुरों द्वारा उसे अवशोषित करके रक्त जो है नलिकाओं में भेज दिया जाता है। जब रक्त नलिकाओं में पहुंच जाता हुआ भोज्य पदार्थ पचा हुआ तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो है उसका ऑक्सीडेशन होता है। तो रक्त के माध्यम से ही जो है रसांकुर उन पचे हुए पदार्थों को, पोषक तत्वों को अवशोषित करके रक्तवाहिनियों में लाते हैं। तो पोषक पदार्थों का ट्रांसफर करने का कार्य, परिवहन करने का कार्य जो है रुधिर के माध्यम से ही होता है। शरीर ताप का नियंत्रण एवं नियमन करना, रुधिर के माध्यम से ही जो हमारे शरीर का टेम्परेचर जो है समय हमेशा जो है नियंत्रित एवं संतुलित या नियमन रहता है। हमारे रुधिर जो है शरीर में जब टेम्परेचर हमारे शरीर का अधिक हो जाता है तो गर्मी होती है, पसीने के रूप में जो है जल बाहर आ जाता है। जैसे जैसे टेम्परेचर हमारे शरीर का बढ़ता है तो ब्लड में बॉइलिंग होती है और पसीने के रास्ते, रोआंभों के रास्ते पसीना आता है और इस तरह से टेम्परेचर जो है शरीर का नियंत्रित किया जाता है। तो शरीर का ताप का नियंत्रण, चाहे जाड़े का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, मनुष्य के शरीर का टेम्परेचर हमेशा नियत रहता है। 98.4 हाइट रहता है। मनुष्य एक समतापी प्राणी है तो शरीर का टेम्परेचर जाहिर है कि हमेशा नियंत्रित रहता है। तो नियंत्रित करने के लिए जो है उसका सबसे प्रमुख माध्यम या साधन है तो वह रुधिर ही है, जिससे शरीर का टेम्परेचर जो है नियंत्रण में और नियमन में रहता है। उसके बाद से आता है रोगाणुओं से बचाना, यानी रोगों से सुरक्षा। यानी हमारे रुधिर में हमने कणिकाओं में पढ़ा कि श्वेत रुधिर कणिकाएं जो होती हैं WBC, यही जो है हमारे रोगों से रक्षा करती हैं। यानी श्वेत रुधिराणु जो होते हैं, WBC जो होती है, वह जब हमारे शरीर में कोई रोगाणु, कोई जीवाणु, कोई विषाणु, अन्य प्रकार के प्रोटोजोन्स, कोई भी डिजीज फैलाने वाला रोग वाहक है, अगर प्रवेश रोगाणुओं को करा रहा है तो लाखों की संख्या में श्वेत रुधिराणु वहां पर एकत्रित होकर के उन रोगाणुओं से लड़ते हैं, उनका भक्षण करते हैं। तो इस तरह से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। अगला आता है रुधिर को जमाना। तो तीसरा पार्ट हमने पढ़ा था रुधिर प्लेटलेट्स। सारा शरीर का कार्य जो है रुधिर पर ही निर्भर है परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत। तो यदि हमारे शरीर में कहीं उत्तक क्षतिग्रस्त हो गया, हमारी धमनियां फट गई, नसें फट गई, एक्सीडेंट के माध्यम से या किन्हीं माध्यम से हमारे उत्तक यदि रप्चर कर गए, फट गए, तो रुधिर हमारे शरीर से बाहर निकलता रहता है। तो उन्हें जमाने का कार्य जो है ब्लड ही करता। ब्लड में पाए जाने वाले रुधिर प्लेटलेट्स एक भाग होता है जिसमें थ्रोम्बोसाइट्स होते हैं, और थ्रोम्बोसाइट्स जो होता है पाए जाने वाला वह जो पदार्थ होता है वह थ्रोम्बोसाइट्स जो है जैसे ही वायु के संपर्क में आता है और रुधिर को थक्का बना देता है और रुधिर बहने से बच जाता है। जैसे हम पाइप से जो है पानी को दौड़ाते हैं, डिलीवरी पाइप से, चाहे घर में पाइप जो दौड़ती है और पानी की टंकी से जो पाइप से पानी आती है और पानी बहता रहता है, कहीं पाइप कटा हो तो वहाँ से पानी निकलने लगता है, तो वहाँ एमसी लगा करके चिपका देते हैं और पानी सुगमता से जहाँ हम ले जाना रहता ले जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से जो है यह थ्रोम्बोसाइट्स एमसील का काम करता है,
नाड़ियों को जो यहाँ पर रप्चर कर गई हैं, फट गई हैं, रुधिर बह रहा है, तो वहाँ थक्का जमा देता है और सुगमता से केशिकाओं या धमनियों शिराओं में रुधिर बहता रहता है। घाव का भरना, यदि किन्हीं कारणों से हमें चोट लग गया है या जीवाणुओं के आक्रमण से हमारा कहीं घाव बन गया है, फूका फुंसी बन गए हैं, जैसे भी घाव बना हो, तो जब ठीक होता है तो उसे ठीक करने के लिए, उस गड्ढे को, उस घाव को भरने के लिए हमारे रुधिर में जो है लिम्फोसाइट्स पाए जाते हैं और लिम्फोसाइट्स घाव को भरने में मदद करता है। उसके बाद से आता है टूट फूट की मरम्मत करना या टूट फूट का निस्तारण करना। तो रुधिर के माध्यम से ही जो है हमारे शरीर में कोशिकाओं में टूट फूट हुई है, उसकी मरम्मत होती है। और टूटे फूटे हुए जो है श्वेत रुधिराणु है, लड़ते हुए मर जाता है, कोई कोशिकाएं डैमेज हो जाती हैं, तो वह उसमें वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में पड़ा रहता है। तो रुधिर के माध्यम से ही उन टूटी फूटी कोशिकाओं का जो है निस्तारण जो है रुधिर के माध्यम से ही होता है। इस तरह से देखा है कि रुधिर के बहुत सारे कार्य हैं। तो हमारे चैप्टर में, हमारे क्लास में जितने जो है आवश्यकता थी कार्य की, तो उससे अधिक पॉइंट का हमने अध्ययन करा दिया है। शेष अगले वीडियो में। धन्यवाद।